चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। स्ट्रेट लाइन हमने देख लिया है। स्ट्रेट लाइन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है ना। अब उसी को अगर हम बेंड कर दें तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कुलर ही होते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नया होगा वो सर्कुलर होगा और हमने देखा था कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे बड़ा सर्कल अपीयर होता है। तो यहां भी आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सर्कल है वो बड़ा होता जाता है और जब हम लोग सेंटर पे पहुंचते हैं तो इतना बड़ा सर्कल हो जाता है कि वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन की तरह अपीयर होता है। अब देखिए यहां पे स्ट्रेट लाइन हो गया है। तो दोनों के अराउंड, दोनों एंड्स के अराउंड से जब स्टार्ट करेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हैं, तो सर्कल का रेडियस बड़ा होता जा रहा है। इसमें भी सर्कल का रेडियस बड़ा होता जा रहा है। सेंटर पे वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। इसमें हर सेक्शन अगर एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन माने, हर छोटे छोटे पार्ट को एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मान सकते हैं। और उसकी जगह, उसकी लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो देखिए ऐसे करंट के डायरेक्शन में थंब रखा और जिस डायरेक्शन में हमारा फिंगर कर्ल करता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देता है। तो बताओ भाई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारी ओर है कि नहीं है? तो इसके वजह से भी देखेंगे तो हमारी ओर, इसकी वजह से भी देखेंगे तो हमारी ओर, इसकी वजह से भी देखेंगे तो हमारी ओर। यानी हर सेक्शन, एवरी सेक्शन कंट्रीब्यूट्स इन द सेम डायरेक्शन। हर सेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड सब ऐड हो जाता है और सब मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में दिखाता है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, हम लोग डायरेक्शन पे आएंगे, बट मैग्नीट्यूड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप करंट दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत बड़ा रेडियस का कॉइल हो तो करंट दूर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन रेडियस ऑफ द लूप। ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसके रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर डिपेंड करता है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इस पे भी डिपेंड करता है कि इस लूप में हमने कितने टर्न्स लगाए हैं, क्योंकि एक टर्न के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरे टर्न के कारण भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, तीसरे के कारण भी उतना ही होगा। तो हर लूप की वजह से ऐड होता जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एन के, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के भी प्रोपोर्शनल होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को यहां पे ध्यान रखना है कि ये ड्रॉ कैसे करेंगे। ये ड्रॉ करने आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ड्रॉ करें। तो देखिए, आपने पहले लूप ड्रॉ कर लिया है ना, लूप ड्रॉ कर लिया। लूप में ऐसे करंट एंटर कर रहा है यहां से और ऐसे यहां से बाहर निकल रहा है। इसके बाद आप क्या करें, इमेजिन करें, इस पॉइंट को देखें ध्यान से। इसकी वजह से करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, आपकी तरफ करंट आ रहा है। तो करंट अगर आपकी तरफ आ रहा है तो करंट के डायरेक्शन में आप थंब रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो वो फिंगर्स कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, वैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप बना लेंगे। तो पहले लूप दे दीजिए, उसके बाद दो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स ले लें, उसके बाद आप उसमें सर्कल्स ड्रॉ कर लें ऐसे बड़े रेडियस के, है ना, रेडियस बड़ा होता हुआ सर्कल ड्रॉ कर लें। फिर कुछ लाइंस ऐसे बस कर्व ड्रॉ करें कि उनका आप सर्कल कंप्लीट ना करें और बीच वाला जो लाइन है उसको स्ट्रेट लाइन बना दें। अब एरो कैसे देंगे, तो आप कोई एक एंड को पकड़ें, ठीक है, कोई एक एंड को पकड़ लें, उस एंड में देखें कि करंट किधर आ रहा है। तो जिधर करंट आ रहा है उधर थंब रख दें
और जिधर आपका फिंगर कर्ल करेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो जितने सर्कल है ना सब में सेम डायरेक्शन में एरो दे दो, हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम परफेक्टली ड्रॉ हो गया। समझ में आया? चलिए, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से उसका हमने फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देख लिया, फील्ड लाइंस का बिहेवियर देख लिया, उसका मैग्नीट्यूड कैसा बिहेवियर शो करता है उसको देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, पहले तो समझ लें सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ देगा डिफाइन सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो है वो कॉपर वायर, इनफैक्ट इंसुलेटेड कॉपर वायर का बहुत सारा टर्न जब हम बहुत क्लोजली करते हैं, आप एक सिलेंडर ले लीजिए और क्लोजली इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्या करें, बहुत सारा टर्न कर लें, तो वो जो सिलिंड्रिकल शेप में क्लोजली बाउंड टर्न्स आ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसी को सोलेनॉइड। सो सोलेनॉइड इज मेनी टर्न्स of insulated copper wire wrapped closely in shape of a cylinder, इसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, देखिए ये है सोलेनॉइड, आप देख रहे हैं है ना, ये सब इंसुलेटेड कॉपर वायर का रैप्ड इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक हमने शेप बना लिया सिलिंड्रिकल शेप, उसी को सोलेनॉइड कहते हैं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखें तो आपको याद आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। सो क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड कैसा रिजेंबल करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड रिजेंबल्स अ बार मैग्नेट। इनफैक्ट इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। कौन सा एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, देखिए अगर आपके पास एक लूप में करंट हो, एक साइड से आप देखेंगे आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरे साइड से देखेंगे आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। जैसे मैं ऐसे घुमा रहा हूं हाथ को करंट के डायरेक्शन में तो मुझे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है और आपको कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि एक तरफ से मैं देख रहा हूं क्लॉकवाइज है, दूसरी तरफ से देख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज है। आप यहां भी देखें ये सोलेनॉइड है, इसमें करंट ऐसे, अगर इधर से देखेंगे आपको दिखेगा ये करंट ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जिधर क्लॉकवाइज होता है ना उधर से ले लेते हैं साउथ, जिधर से देखने से क्या अपीयर हो, क्लॉकवाइज अपीयर हो, उधर लेंगे साउथ, और जिधर देखने से एंटी क्लॉकवाइज अपीयर होगा उधर लेंगे नॉर्थ। ठीक, अच्छा अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नॉर्थ और साउथ जैसे ही मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होगा। बस इतना ही काम है, आराम से हो गया। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, पकड़ लो, किसको, सोलेनॉइड को पकड़ो, सोलेनॉइड को पकड़ो और हाथ देखो घूमे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाथ घूमे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाथ घूमे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस हो गया, और उसके बाद उसको पूरा सर्कल बना लीजिए, आ गया बार मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गया। तो जैसे भी ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इनसाइड द सोलेनॉइड अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक भी हैं और पैरेलल हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल होता है तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा, बोलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और बहुत क्लोज है तो बोलो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जितना नजदीक होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। चलिए भाई अब कुछ यूजेस को देख लेते हैं, यूजेस क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड के। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी वजह से हम लोग इसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दें, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब वो ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता हो, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, तो इसको अगर आप रख देंगे तो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज मतलब उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन को अगर आप उसके अंदर रख देंगे ना तो सॉफ्ट आयरन भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, लेकिन ये तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक उसके अंदर करंट है, इसलिए इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि सोलेनॉइड का यूज होता है टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए भी सोलेनॉइड का यूज होता है। इनफैक्ट परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज सोलेनॉइड का यूज किया जा सकता है। चलिए भाई डायरेक्शन की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली है ना।
तो इस तरह से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप भी हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड भी हो गया। इसको या तो आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हेडिंग है, सुनिएगा ध्यान से। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अच्छा सोचो, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट को रख दें, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को रख दें तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर उस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अरे भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक मैग्नेट रखा हुआ है, तो वो मैग्नेट तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, तो बताओ ये मैग्नेट छोड़ देगा क्या उसको? ये मैग्नेट भी तो लगाएगा उस पे फोर्स। एंड इसीलिए पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे तो ये भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, और दो मैग्नेट बगल बगल में रखे हों तो आपस में क्या लगाते हैं बोलो? फोर्स। तो फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है कि नहीं बोलो? अब देखो भाई साहब, हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया है, एक यहां पे रॉड रख दिया है, उस रॉड को करंट दे रहे हैं। देखो ऐसे, यहां से ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये करंट ऐसे होते हुए ऐसे आ रहा है। यहां कोई कनेक्शन नहीं है भाई साहब, इसको पार करा दिया हमने, तो करंट ऐसे है। और आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है कि नहीं होता है? तो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखना भाई, ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा। मान लो इस पूरे apparatus को हवा में लटका दें, है ना, टांग के किसी तरह से, तो ये किधर डेविएट करेगा वही बताएगा कि फोर्स किधर लग रहा है कि नहीं भाई साहब? तो हमने देखा जब करंट को भेजे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लो ये डेविएट करता है। जैसे ऐसे करंट भेजेंगे तो वो कैसे डेविएट करेगा? इनटू द प्लेन, है ना, मतलब अंदर की ओर डेविएट कर गया इस, ठीक है। मान लो इस पूरे को ऐसे रख दें तो ये ऐसे रॉड है ना, रॉड नीचे डेविएट हो गया, ठीक, तो रॉड नीचे डेविएट हो गया। अब क्या किया हमने, इस सेल को उल्टा लगा दिया तो करंट का डायरेक्शन बदल गया। तब हमने देखा कि रॉड ऊपर डेविएट हो गया। तो इससे क्या पता चला भाई साहब? इससे पता चला कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, ठीक। आई माने करंट, बी माने मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। यस, कैसे चेंज करेंगे? इस हॉर्स शू मैग्नेट को पलट दो, नॉर्थ उधर कर दो, साउथ इधर कर दो, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। तब भी हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बदल जाता है, फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। आगे देखेंगे किस तरह से करता है। अब देखिए ध्यान से सुने, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो हाईएस्ट होता है। कब हाईएस्ट होता है? जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। मतलब करंट, देखो भाई साहब, ये वही केस ले लिया हमने, करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस समय फोर्स हाईएस्ट होगा। और इस समय इस सिंपल केस में फोर्स का डायरेक्शन निकालने का बहुत ही एक सिंपल तरीका होता है। क्या होता है तरीका? उस तरीका का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसको क्या कहते हैं बोलो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो चलो वही पता कर लें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। लेफ्ट हैंड है भाई साहब, पहला तो ध्यान रखना है आपको कि इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमको मिलता क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलता है भाई साहब, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये मान लो कि हमारा लेफ्ट हैंड है, इसको हमने इस तरह से स्ट्रेच किया कि फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अब देखना, ऐसे याद रखना, एफ बी
आई, एफ बी आई, ये एफ बी आई, एफ बी आई। एफ माने फोर्स, बी माने मैग्नेटिक फील्ड, आई माने करंट। एफ माने फोर्स, बी माने मैग्नेटिक फील्ड, आई माने करंट। तो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा अगर ये दोनों डायरेक्शन हो किसके, किसके डायरेक्शन हो भाई साहब, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन हो, तो ये क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे, पहले ये और ये लिख लो। अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, वी स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट आवर 4 finger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current, then the thumb gives the direction of force। बस इतना ही है भाई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, हो गया खत्म। देखो तो यहां लगा के देख ले, क्या देख लेते हैं भाई, फील्ड, करंट, ये देखो अंदर आ रहा है क्या, देखो देखो तो, फील्ड, फील्ड ये ना 4 finger, करंट, ये थंब दे रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये नीचे की ओर जाएगा, इनटू द प्लेन जाएगा। तो ये निकल जाता किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब देखना भाई, केवल ऐसा नहीं कि करंट कैरिंग कंडक्टर हो तभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, अगर चार्ज मोशन में हो तब भी उस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज मोशन में है तो वहां करंट है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मान लो नीचे है तो करंट किधर है बोलो, ऊपर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट में होता है कि नहीं बोलो, करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट में होता है, तो करंट हो गया ऊपर। अब बाकी वैसे ही लगा लेंगे, करंट ऊपर हो गया, देखो करंट, ये मिडिल फिंगर करंट को दिखाता है ना, करंट हो गया, और बी फोर्स हो गया ना, बी फील्ड का डायरेक्शन हो गया ना, ये 4 finger फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स किधर हो गया बोलो, नीचे हो गया, है ना। ये ध्यान से देखो, ऐसे है, ऐसे करंट, ऐसे है, ऐसे ऐसे लग, ऐसे बढ़िया है, करंट ऊपर, फील्ड इधर, फोर्स इनटू द प्लेन, तो इलेक्ट्रॉन डेविएट करेगा इनटू द प्लेन। आया समझ में कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर भी निकाल सकते हैं एंड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज भी निकाल सकते हैं। या तो कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, ऑल ऑफ दीज ये इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं। किस प्रिंसिपल को? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसी में से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है उससे शुरुआत करेंगे और एक एक चीज में करके सब कुछ जानेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप सोचिए इलेक्ट्रिक मोटर आपके घर में भी यूज होता है ना। मोटर का यूज करते हैं ना, पंप, वाटर को पंप करने के लिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है हमारे फैन में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर में यूज होगा, है ना। रोटेट जहां भी हो रहा है हर जगह समझ लो कहीं ना कहीं किसका यूज है, इलेक्ट्रिक मोटर का। वॉशिंग मशीन का यूज होता है, कंप्यूटर में यूज है, MP3 प्लेयर में यूज है ना। हालांकि आजकल कौन MP3 प्लेयर खरीदता है, ठीक है। तो इन सब में मोटर का यूज होता है। तो बेसिकली इन सब में हो क्या रहा है, आप सोचिए, आप प्रोवाइड करते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो आपको क्या कन्वर्ट करके देता है, मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि वो मूव करने लगता है ना तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी।
अब पूछा जाए इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिकली अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है। अभी अभी हमने देखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। और क्या कंस्ट्रक्शन है, तो बेसिक जो इलेक्ट्रिक मोटर होगा उसका कंस्ट्रक्शन ये होगा। देखिए ए बी सी डी आपको इसमें दिख रहा है, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये वास्तव में एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है। ठीक है, बेसिक मोटर में इंसुलेटेड कॉपर वायर यहां रखते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। उसमें देखिए आप ध्यान से, तो ए बी और सी डी दो हैंड है। ये दोनों हैंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ए बी को भी होना चाहिए और सी डी को भी होना चाहिए। अब इसमें आप देखिए इस कॉइल को आगे अटैच हमने किया है यहां पे दो स्प्लिट रिंग से। किससे? स्प्लिट रिंग से। पी और क्यू ये दो स्प्लिट रिंग हैं और ये दोनों रेस्पेक्टिवली एक्स और वाई से अटैच है। ये एक्स और वाई ब्रशेस हैं, मेटालिक कंडक्टिंग ब्रशेस हैं। इसका क्या यूज है वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद इसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या रखा है? सेल लगा के रखा है, की है। जब हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना भाई, करंट इस ब्रश तक जाता है, कंडक्टिंग ब्रश। उस ब्रश के साथ कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सल, इस एक्सल से कनेक्टेड है। तो वास्तव में स्प्लिट रिंग का ऊपर का हिस्सा कंडक्टिंग होता है और नीचे का हिस्सा क्या होता है? इंसुलेटेड होता है। तो नीचे वाला हिस्सा जो है एक्सल के साथ कांटेक्ट में रहता है, ताकि आगे आप किसी चीज को रोटेट कराने के लिए इससे आप रॉड जोड़ देंगे और किसी दूसरे चीज को रोटेट कराने के लिए इसको यूज कर लेंगे, है ना। तो इसमें करंट नहीं ना आना चाहिए। इसमें करंट आएगा तो जो चीज जिसको रोटेट कराना चाहते हो वो भी, उसमें भी करंट आ गया कि नहीं आ गया। तो आप इसको इंसुलेटेड बना के रखना चाहते हैं, इसीलिए स्प्लिट रिंग जो है, स्प्लिट रिंग ऐसे ऐसे है, ऐसे पी और क्यू, इसमें बीच अंदर में इंसुलेट कर दिया और बाहर में कंडक्टिंग छोड़ दिया। अब ये स्प्लिट रिंग जो है अटैच रहता है किसके साथ? इसी कॉइल के साथ अटैच रहेगा, ठीक। और इसके साथ यहां पे सटा हुआ रहेगा ब्रश, खाली सटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं, ज्वाइंट नहीं किए, ठीक। और यहां पे हमारा क्या लगा हुआ है? कॉइल लगा हुआ है, कॉइल के साथ ये अटैच। अब जब करंट फ्लो करता है तो इस ब्रश से होते हुए इस स्प्लिट रिंग के पास जाता है और वहां से फिर करंट ऐसे एंटर करता है। तो जब करंट ऐसे एंटर करेगा और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, याद करो भाई साहब, FBI मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। बी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो फोर्स नीचे लग रहा है, देखो लग रहा है ना, तो फोर्स यहां नीचे लगेगा। तो AB पे फोर्स नीचे लग जाता है। अब करंट ऐसे घूमा, ऐसे। अब देखो भाई A से B जा रहा था करंट, अब घूमा और अब C से D जा रहा है। क्या करंट का डायरेक्शन पलट गया कि नहीं पलट गया? तो करंट यू टर्न मार के C से D में आ गया। तो करंट का डायरेक्शन पलटा तो फोर्स का भी डायरेक्शन पलटेगा। फोर्स का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, याद है कि नहीं है? देखिए भाई यहां पे फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, करंट का डायरेक्शन ये हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर। अब देखो कोई भी चीज हो जिसमें अगर आपने एक नीचे फोर्स लगाया और एक ऊपर फोर्स लगाया तो ये रोटेट होना शुरू हो जाता है। क्या करना शुरू कर देता है? रोटेट। इस पे न लगाओ नीचे फोर्स, इस पे लगाओ ऊपर फोर्स, तो ये रोटेट होना शुरू होता है। तो ये अब रोटेट होने लगेगा। क्या क्या रोटेट होगा? ये रोटेट होगा, स्प्लिट रिंग रोटेट होगा और साथ साथ एक्सल रोटेट होगा, ठीक है। लेकिन ये ब्रशेस यही रहेंगे। ब्रश केवल सटा हुआ था, ज्वाइंट नहीं था, ब्रश यहीं रहा। अब ये लोग रोटेट हो गया, रोटेट होके क्या हुआ? अच्छा किधर रोटेट करेंगे? ये ऊपर उठेगा, ये CD वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, AB वाला हिस्सा उधर चला गया। तो बाद में ये इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा, CD इधर आ जाएगा और AB इधर आ जाएगा, ठीक। अब CD जैसे ही यहां आया तो ये Q जो स्प्लिट रिंग है वो X के साथ टच में आ गया
और P जो स्प्लिट रिंग है वो Y के साथ टच में आ गया। तो जैसे ही Q यहां आया, Q में ये करंट तो ऐसे घुसना शुरू हो जाएगा ना, तो DC करंट जाने लगे, D to C। अभी तक पिछले वाले में देखे ना, C से D करंट आ रहा था। अब क्योंकि D से कांटेक्ट वाला जो Q स्प्लिट रिंग है वो X के साथ कांटेक्ट में आ गया है, तो अब करंट D से C जाएगा और फिर B से E। और ये करंट का डायरेक्शन पलटी मार गया। और करंट का डायरेक्शन जैसे ही पलटी मारेगा, फोर्स का डायरेक्शन भी पलटी मार देगा। देखो, D से C में जब करंट रहेगा तो फोर्स इस पे नीचे लगेगा। अभी तक पिछले में क्या लग रहा था, फोर्स ऊपर। अब D से C क्योंकि करंट जा रहा है, फोर्स लगेगा नीचे, और ये फोर्स लगेगा, बोलो भाई, ऊपर। तो देखना भाई क्या हुआ था, ये था A B C D। अब ये पलटी मारा है ना, वो कॉपी दे दो। हाँ भाई, ये देखो A B C D, ठीक, A B C D करंट ऐसे था A से B, इस पे फोर्स लगा नीचे है ना, फोर्स लगा नीचे, फोर्स लगा नीचे, और ये इस पे लगा फोर्स ऊपर, ये पलटी मार गया, पलटी मार गया। अब देखो ये आ गया A B C D। अब करंट है इधर ऐसे है ना, करंट अब D से C और फिर B से A है ना, ऐसे करंट है। तो अब इस पे फोर्स नीचे लगेगा और फिर ऐसे घूमेगा। तो बताओ सेम डायरेक्शन में घूमा कि अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। फोर्स का डायरेक्शन पलटी मारता रहेगा, लेकिन ये घूमेगा हमेशा सेम डायरेक्शन में। जो भी इधर रहेगा उस पे फोर्स नीचे लगेगा, जो भी इधर रहेगा उस पे फोर्स ऊपर रहेगा, और इस तरह से ये हमेशा सीधा डायरेक्शन में घूमता रहेगा। तो ये काम किसने किया है बताओ भाई? ये करंट के डायरेक्शन को चेंज करने का काम इस स्प्लिट रिंग ने किया है। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट के डायरेक्शन को पलटी मारता है, करंट के डायरेक्शन को बदलता है, उसको कहते हैं कॉम्यूटेटर। एनी इंस्ट्रूमेंट जो करंट के डायरेक्शन को बदले वो कहलाता है कॉम्यूटेटर। और इस केस में कॉम्यूटेटर का रोल कौन प्ले कर रहा है बोलो? स्प्लिट रिंग। आया समझ में? तो इस तरह से ये रोटेट करता रहेगा। अब जो मने वो करवा लो, फैन इसके साथ फैन अटैच कर दो, फैन घूमेगा। अब देखना भाई इस मोटर का क्या क्या यूज होता है। तो कॉमर्शियल मोटर का क्या क्या यूज होता है सुनो, मतलब ये क्या क्या यूज करता है, ये है यूजेस। कहां कहां यूज होता है वो तो हम लोग देख चुके हैं। ये क्या क्या यूज करता है देखिए, जैसे यहां पे हमने 2 पोल ऑफ मैग्नेट लगा दिया है ना, तो परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट एज पोल्स यूज करते हैं। ठीक है, क्यों भाई? परमानेंट मैग्नेट बनाने में एक्स्ट्रा खर्चा है कि नहीं? यहां पे खाली मैग्नेटिक मटेरियल डाल दो, ठीक है, करंट तो हम दे ही रहे हैं, तो इस करंट की मदद से ये अपने आप मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट अपने आप बन जाएगा। परमानेंट मैग्नेट है, कब उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए नहीं हो, है ना, बहुत सारा मुश्किल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करो कॉमर्शियल मोटर में। दूसरा, इसमें जो टर्न होता है ना वो खूब लार्ज यूज करते हैं, ज्यादा टर्न। क्यों? ज्यादा टर्न होने से ना इस पे फोर्स ज्यादा लगता है, तो ज्यादा तेजी से ये रोटेट करता है। सो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर यूज्ड। उसके अलावा ना ये कॉइल जो है उसको अकेला नहीं छोड़ते, इसको एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं, आयरन का बना हुआ मटेरियल। वो क्या करता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बना देता है। और मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बनाने से क्या होता है? ज्यादा फोर्स लगता है, तो कॉइल और ज्यादा तेज रोटेट होता है। तो बेसिकली ये जो दोनों चीजें कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली पावर ऑफ मोटर को इनहैंस कर रहा है। अब ये होता कैसे है वो समझिए। सिलिंड्रिकल कोई बॉडी इमेजिन करिए और उसके ऊपर ऐसे तार बांधिए, है ना, तो रेक्टेंगुलर तार हो जाएगा। तार जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर। तो ऐसा लूप अपने आप बन जाएगा, और वो एक्सल के साथ आप बहुत बढ़िया से अटैच करके भी रख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वायर को बाउंड किया जाता है, कॉइल बनाया जाता है। और ऐसा सॉफ्ट आयरन कोर प्लस कॉइल को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर। इसको आर्मेचर कहते हैं। ABCD कॉइल विथ सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड आर्मेचर। सो ये सब, ये दोनों चीजें जो यूज करते हैं, किस लिए करते हैं बोलो? मोटर के पावर को इनहैंस करने के लिए। बस इतना ही चीज आपको इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ना है। इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।